नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं बालाजी एजुकेशनल क्लासेस के प्लेटफॉर्म में। इस सीरीज़ में हम हिंदी के लिए जो यूपीएसआई के लिए जो हिंदी है उसको कवर करेंगे। इसमें हम सारे जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसके आए हुए पीवाईक्यूज़, ठीक है, जो आपका यूथ पब्लिकेशन का होता है उसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, एज ए एमसीक्यू फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है रा का विवरण क्या है। यहाँ पे हम सबसे पहले हिंदी वर्णमाला, पहले चैप्टर को ख़त्म करेंगे, हिंदी वर्णमाला को, ठीक है। तो अगर आप ये पूरी सीरीज़ करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो ये इससे आपके अब ये पूरा मैप को इसमें जितने के हिंदी के जितने भी पीवाईक्यू हैं, ठीक है, जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको आपको करा दूँगा, ठीक। तो जैसे पहला आज ये पहला वीडियो है, तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे और जो वीडियो आएंगे पीवाईक्यू से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको मिले। जैसे फिर मैं मैथ का भी लाऊंगा, रीजनिंग का भी लाऊंगा, ये सारे पीवाईक्यू आपके आएंगे इसी चैनल पे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वर्ण, वर्णमाला और परिभाषा और वेद। जितने भी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो आपके बीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल वगैरह, ये सारे जो जितने भी वनडे एग्ज़ाम आपके वो होते हैं, ठीक है, स्टेट में किसी भी स्टेट के, उसके पीवाईक्यू यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। तो ये आपके लिए यूपीएसआई हो गया। फिर आने वाला जो आपका यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इन सब में आपकी हेल्प करेगा। यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम होंगे, ठीक, जहाँ भी आपका हिंदी पूछेगा उसमें ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि रा का विवरण क्या है, तो रा के विवरण के ये पूछने के बाद आपको, चूँकि ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा है, तो आपको पता है कि 5 ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। बीपीएससी में भी 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, पहला है वत्सर, लुंठित, संघोष, अल्पप्राण, वायुप्राण या व्यंजन, पहले ऑप्शन में है, ठीक। दूसरे ऑप्शन में है पार्श्विक, संघोष, स्पर्श, अल्पप्राण, व्यंजन। तीसरे ऑप्शन में है वत्सर्य, लुंठित, अघोष, महाप्राण, व्यंजन। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला ये ऑप्शन हो जाएगा वत्सर्य, लुंठित, ठीक, और सघोष और अल्पप्राण, व्यंजन ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं कि ये जो वर्ड आपको दिए गए ये हो क्या, ठीक है। देखिए, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ देखिए, यहाँ पे जो हम वर्णों को देखते हैं, ठीक है, ध्वनियों का जो भेद करते हैं उसको हम देखिए, सबसे पहले तो प्रयत्न और अवरोध के आधार पर देखते हैं, ठीक है। प्रयत्न और अवरोध के आधार पर अगर हम देखें ध्वनियों के भेद में, तो पहला जो भेद है आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। आभ्यंतर प्रयत्न मतलब जैसे स्पर्श व्यंजन हो गया, तो स्पर्श व्यंजन देखेंगे तो का से कहाँ तक है, का से पा वर्ग तक है, तो का से पा वर्ग तक कितने व्यंजन हो गए, ये आपके 25 व्यंजन हो गए। फिर अंतस्थ व्यंजन में ये 4 वर्ग व्यंजन हो गए, फिर 4 व्यंजन आपके उसमें व्यंजन हो गए, और यहाँ पे फिर अर्धस्वर व्यंजन कितने हो गए, अर्धस्वर व्यंजनों की संख्या भी 4 हो गई। पार्श्विक व्यंजन कितने, एक पार्श्विक व्यंजन हो गया, और एक लुंठित या प्रकंपित व्यंजन आपका आर हो गया, ठीक है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन आपका आर हो गया। तो यहाँ से आपके इस तरह व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर भेद देखने को मिलता है, ठीक है। का से पा वर्ग तक आपका स्पर्श व्यंजन है, यहाँ तक आपका क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या क्या है, य, र, ल, व, और उष्म व्यंजन आपका सा, श, ह है। अर्धस्वर आपका यार अलावा, ठीक है, ये भी अर्धस्वर में अगर यार अलावा कोई गिनेंगे। पार्श्विक व्यंजन में आपका ला है, और लुंठित तो प्रकंपित में रा है, ठीक। और देखें अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ण का जो अंतिम वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का, चाहे का से लेकर के आप पा वर्ग तक देखो, तो इसका जो अंतिम वर्ण है ये वाला, ठीक है, जिसमें आपका अंगा आ जाएगा, इया आ जाएगा, ड़ा आ जाएगा, ना आ जाएगा, मा आ जाएगा। तो ये जो लास्ट वर्ड है इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं, ठीक है। तो जो पंचमाक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर क्या होता है, वो अनुनासिक वर्ण होता है। कैसा वर्ण होता है, अनुनासिक वर्ण होता है। अब देखिए दूसरा जो आपका भेद है वो होगा बाह्य प्रयत्न के आधार पे। बाह्य प्रयत्न के आधार पे इसको 2 भागों में बांटा जाता है, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। अघोष को अगर देखें तो किसी भी वर्ग का जो शुरुआत का 2 अक्षर होता है, ठीक है, जो का से लेकर के आपका पा वर्ग तक है, उसका शुरुआत से जो 2 अक्षर ये है, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, इसको कहते हैं अघोष। इसको क्या बोलते हैं, अघोष। और सघोष क्या होता है, जो उसके बाद के 3 अक्षर होते हैं, उसी वर्ग में जो बाद के 3 अक्षर होते हैं उनको बोलते हैं सघोष। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पे ये 2 भाग में होते हैं, अघोष और सघोष, ठीक है। और आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर अगर यहाँ पे देख आपने पढ़ा था कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नीचे की तरफ।
तो देखेंगे कि अघोष जो होता है, अघोष में आपके, अब यहाँ पे अगर बात करें हम तो ये शा, सा और शा, ये तीनों आपके क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ये कितना हो गया, अघोष। और या, र, ल, वा और इसके साथ ये जो हा होता है ये कैसा होता है, ये सघोष में आते हैं। ठीक है, या, र, ल, वा ये सब किस में आते हैं, सघोष में, यानी शा, सा ये अघोष में आएंगे और ये आपका घोष में आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पे, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला जो विभाजन है प्राय प्रत्यय के आधार पे उसमें होता है अल्प प्राण और महाप्राण। तो किसी भी वर्ग के शुरुआत के जो शुरुआत के 2 और पंचमाक्षर, शुरुआत के जो विषम प्लेस पे होते हैं। विषम प्लेस के कहने का मतलब क्या है, जैसे लिखा हुआ है ना का, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो 1 पे, 3 पे और 5 पे, यानी जो 1, 3, 5 का जो अक्षर होगा वो आपका अल्प प्राण होगा। 2 और 4 यानी सम स्थान वाले जो होंगे वो आपके महाप्राण होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो विषम स्थान वाले होंगे 1, 3, 5 हो गया वो अल्प प्राण होगा, और जो आपके 2 और 4 सम स्थान वाले होंगे वो महाप्राण होंगे किसी भी वर्ग के। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे देखते हैं उच्चारण के स्थान पे ध्वनियों का वर्ग। ठीक है, ये भी अगर आपने पढ़ा होगा तो उच्चारण के स्थान पे, तो उच्चारण के स्थान पे पहला जो आता है वो देखिए काकल्य। ठीक है, काकल्य, काकल्य में कौन सा है, केवल का व्यंजन है। कंठ की बात करें, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, तो छोटा, बड़ा और विसर्ग वाले। ठीक है, उसके साथ साथ व्यंजनों में देखें तो का से लेकर के अंगा, का से लेकर के अंगा और हा। ठीक है, ये आपके कंठ से उच्चरित स्वर है। ठीक, का, खा, गा, घा, अंगा और हा। तालव्य की बात करें, तालु से जिनका होता है तो वो स्वरों में तालव्य ई और इया। ठीक है, और जबकि व्यंजन में देखा तो चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, ई और ई तालव्य का, और चा, छा, जा, झा, इया और क्या होता है, या और सा इसके साथ। मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य में स्वरों में री आएगा आपका, स्वरों में क्या आएगा, री आएगा, और व्यंजन में आपका ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, रा और घा, रा और, ठीक है, ये आएगा आपका शा। ठीक है, ये शा आएगा आपका। अब दंत की बात करें तो दंत में व्यंजन में क्या आएगा, ता, था, दा, धा, ना। ठीक, छोटा सा और ला। ठीक है, ओष्ठ की बात करें, ओष्ठ से उच्चारण स्थान से तो आपको स्वरों में दिखेगा उ और उ। ठीक है, और पा, फा, बा, भा, और व्यंजन में क्या दिखेगा, पा, फा, बा, भा, मा। ये ओष्ठ से होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, दंत से ता, था, दा, धा, ना, सा, ला। ठीक है, यानी आपकी जीवा जो होती है वो आपके दंत से टच होकर के देखिए ता, था, दा, धा, ना और सा और ला। ठीक, ये होता है। और मूर्धन्य से देखेंगे तो री। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा, सा। ठीक, और तालव्य। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर कंठ, तालव्य, कंठ और तालु को मिलने से ए, ऐ। और कंठोष्ठय देखेंगे ओ, औ, ओ, उसमें आपका होठ भी आपके आगे आ रहे हैं। ठीक है, और कंठ से भी निकल रहा है ओ, औ। दंतोष्ठ से देखेंगे वाह, वाह। ठीक है, दांत और ओठ मिल रहे हैं ना आपके, वाह। ठीक है, वत्सर्य से देखेंगे ना, सा, र, ल, ज, ना, सा, र, ल, ज। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि उच्चारण स्थान के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रकार के। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ है अयोग वाह। क्या दिया हुआ है, अयोग वाह। ये वे ध्वनियाँ हैं जो ना स्वर हैं ना ही व्यंजन है। ऐसी ध्वनियों को हम अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब जो ऊपर बिंदी लगी होती है, और विसर्ग, विसर्ग तो जानते ही हैं। ठीक है, होता है अयोग वाह ध्वनियाँ। तो इस तरह आपने पढ़ा। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया कि किस आधार पे प्रयत्न और अवरोध के आधार पे ध्वनियों का भेद कितना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है वो देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। पहला ऑप्शन में आ, ओ दिया है, दूसरे ऑप्शन में आई, तीसरे ऑप्शन में ई, उ, और चौथे ऑप्शन में ए और औ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन ए, औ। यह आपका क्या है, अपभ्रंश वर्णमाला में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपभ्रंश वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, केवल 8 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 8 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ए, औ। ठीक है, ये 8 जो स्वर हैं ये अपभ्रंश वर्णमाला में, अपभ्रंश में हैं।
ठीक है, अपभ्रंश वर्णमाला में है ये 8 स्वर। ठीक है, कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ। ठीक, और जो ये ए और औ है ये अपभ्रंश वर्णमाला में नहीं आते। तो कौन नहीं आते ये ध्यान दीजिए, बाकी उसके अलावा बाकी तो 8 हैं ही। ठीक है, तो ए और औ अपभ्रंश वर्णमाला में नहीं आते। ठीक, अब व्यंजन में देखें तो ये आपका व्यंजन दिया हुआ है, का से लेकर के का, खा, गा, खा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, और या, र, ल, वा, और सा और हा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है क्या कि विद्वानों ने, ठीक है, अब हिंदी में बहुत विद्वान है, ठीक है, तो विद्वानों ने अपभ्रंश में 28 व्यंजन के अस्तित्व को स्वीकार किया है। ठीक है, विद्वानों ने अपभ्रंश में 28 व्यंजन के अस्तित्व को स्वीकार किया है क्योंकि इसमें निम्नलिखित में 5 व्यंजनों का अभाव होता है। कौन कौन से? जो पंचमाक्षर पे आते हैं, जैसे अंगा, ढा, ना, सा और श। ठीक है, तो जो विद्वान होते हैं उन्होंने कहा है कि अपभ्रंश में केवल 28 व्यंजन ही को अस्तित्व में स्वीकार किया गया, जबकि ये जो 5 व्यंजन हैं ये अपभ्रंश में इनका अभाव है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको ये तो पता होगा, कितनी है? 52। ठीक, टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में वर्णों और स्वरों का कुल संख्या देखेंगे तो 52 है। स्वर कितने हैं आपके? 11 हैं और 41 व्यंजन है। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। अंग और आह ये क्या होते हैं? आपके आयोगवाह होते हैं। इनको मिलाकर अगर देखा जाता है तो कभी कभी 13 बोला जाता है कि 13 है। ठीक है, अंग आह आयोगवाह है तो इसको स्वर में नहीं काउंट होते हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। वर्णमाला का ज्ञान हमें शब्दों के उच्चारण और व्याकरण को समझने में मदद करता है। ठीक, हिंदी में उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पे। ठीक है, कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। और इनमें ही 52 में ही 11 जो होते हैं आपके स्वर होते हैं और 41 आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। हिंदी में अगर लेखन, ये देखिए ये उच्चारण के आधार पे है। किसके आधार पे है? उच्चारण के आधार पे। अगर लेखन के आधार पे बात करेंगे, तो कितने वर्ण होते हैं? 54 वर्ण होते हैं, जिनमें 54 वर्णों में 13 स्वर होता है, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, 4 क्या होते हैं आपके? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब संयुक्त व्यंजन, अगर यहाँ पे कभी कभी दिमाग बनता है कि संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं, तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं आपके? देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं आपके? संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त स्वर, यहाँ पे 54 वर्ण होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे इसको। ठीक है, संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर में कौन कौन से होंगे? संयुक्त स्वर आपके जो ए, ओ और औ, इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो आपका ये अनुस्वार होता है और ये आपका विसर्ग होता है, इसके अतिरिक्त वर्ण मानते हैं। ठीक है, इसको भी अतिरिक्त वर्ण मानते हैं, क्योंकि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 54 हो जाती है। ठीक है, इसको लेकर के जब लेखन के आधार पर देखेंगे तो लेखन के आधार वर्णों की संख्या 54, उच्चारण के स्थान पे 52, लेखन के आधार पर स्वर की संख्या 11, उच्चारण के स्थान पे स्वरों की संख्या 11 और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13। ठीक है, उच्चारण के स्थान पे व्यंजनों की संख्या 41 और लेखन के आधार पे व्यंजनों की संख्या 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दा, टा, ता, धा। तो आप देखिए दा जब बोल रहे हैं तो दा, ठीक है, जीभ आपके दांत से टच हो रही है। ता, जीभ आपके दांत से टच हो रही है। धा, जीभ आपके दांत से टच हो रही है, तो ये दंत वर्ण है। लेकिन ठा आपका तालु, ठीक है, मतलब एक तरह से मूर्धन्य से निकल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? ठा मूर्धन्य वर्ण हो गया। बाकी ये आपके क्या हो गए? ये आपका दंत नहीं है और बाकी ये सब आपके दंत हैं। ठीक है, तो ये देखिए भी पुलिस कांस्टेबल पूछा हुआ है। ठीक, तो जब उसको ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार उच्चारण के स्थान पे, तो ये आपके जब उसको दिमाग में बैठ जाएगा तो ये आप आसानी से कर लोगे। ये तादा ना, ये दंत वर्ण है और ठा आपका कैसा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, कह रहा है कि वर्ण उस मूल को कहते हैं जिसका खंड ना हो। तो किसका खंड नहीं हो सकता है?
अक्षर या ध्वनि, तो ध्वनि का खंड नहीं, अक्षर का भी खंड नहीं होता है, जिसका खंड ना हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। तो वर्ण की बात की गई है ना, वर्ण, तो वर्ण का उस मूल का होता है जिसका ध्वनि, ध्वनि जिसका खंड ना हो, ठीक है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, क्योंकि आ, ई, वा, चा, का इत्यादि ये मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। और वर्णों का उच्चारण समूह क्या होता है? वर्णमाला होता है, ठीक। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लग रहा है कि अक्षर का भी तो खंड नहीं होता है। चलिए, अब आंसर इसको माना है तो ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक। चलिए, ये तो पता ही है, ये कौन नहीं कब से रटते आ रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में कुल वर्णमाला कितने हैं? तो कुल वर्णमाला की संख्या 52 है, 41 आपके व्यंजन है, 11 आपके स्वर हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? तो लघुत्तम इकाई कौन होगा आपका? तो भाषा, देखिए यहाँ कह रहा है सार्थ, यहाँ एक वर्ड दिया है सार्थक। सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होगा? शब्द होगा। लेकिन अगर उच्चारण की दृष्टि से भाषा की और उच्चारण की दृष्टि से अगर भाषा की लघुत्तम इकाई देखा जाए तो क्या होगा? ध्वनि। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, जब भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछेगा तो शब्द होगा, ठीक। जब उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई पूछेगा तो ध्वनि होगा। ध्वनियों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है, ध्वनियों के मेल से। लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना होता है। मतलब ये आपको बोध कराए उस चीज़ का, ठीक है, सार्थक हो, इनका कोई अर्थ हो। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है। और दो ध्वनि होती है, जैसे अब मैं बोलूँ मैं, ठीक है, बकरी की आवाज़ हो गई, या जो कुत्ता भौंकता है, ठीक है, तो उसकी कोई सार्थक, उसका कोई अर्थ थोड़ी ना है, वो भी तो ध्वनि है। या गाड़ियों की आवाज़ होगी पी, तो इसका कोई अर्थ थोड़ी ना है, ये भी तो ध्वनि है। तो यहाँ पे क्या होता है कि शब्द आपको सार्थक मतलब, लेकिन शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, और उनका अर्थबोधक की क्षमता होती है, जबकि ध्वनि सार्थक नहीं होता है, ठीक है। आ, का, पा, ता, ये सब क्या है? ध्वनियाँ ही हैं। अब ये ध्वनियाँ हैं तो ये इनका कोई अर्थ थोड़ी ना है, ठीक है, ये ध्वनियाँ हैं लेकिन कोई सार्थक नहीं है। किंतु अब मैं कह दूँ कल, कब, चल आदि, तो ये शब्द हो गए, और इनका कल का मतलब होता है यानी कल, ठीक है, जो आने वाला है। अब कब, चल आदि, तो ये शब्द हैं क्योंकि इन्हें सार्थकता है, इनमें क्या है? सार्थकता है, अर्थात ये अर्थ देने की क्षमता रखते हैं, और ऐसे शब्द को ही भाषा की सार्थक इकाई कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ क्वेश्चन था सार्थक लघुत्तम इकाई, ठीक। अब देखना यहाँ पे जब पूछेगा भाषा की मूल इकाई क्या है, ठीक है, भाषा की मूल इकाई क्या है, तो देखना यहाँ पे मूल इकाई जब पूछेगा तो मूल इकाई क्या है? भाषा की ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई, ठीक, भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी? शब्द होगी, ठीक है। अब यहाँ वाक्य दे दिया है ठीक है, तो चलिए इसको छोड़िए, भाषा की शब्द होगी, ठीक है, शब्दों से मिलकर के ही वाक्य बनता है, तो इसने वाक्य दे दिया, वाक्य नहीं होगी, इकाई नहीं हो सकती है वाक्य, ये चीज़ गलत है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होगा, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द होगा, और पद से छोटी इकाई अक्षर, ठीक, और अक्षर से भी छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो भाषा की मूल इकाई, ठीक, तो भाषा की मूल इकाई जब कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। भाषा की मूल इकाई अगर पूछ कहेंगे तो ध्वनियाँ होंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो अक्षर की ध्वनि होती है, ठीक है, आ, का, ता, वही होता है, समझ लीजिए अक्षर, ठीक है, और ध्वनि। चलिए आगे देखते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं? आगे देखें तो क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है कि वर्णों के कितने भेद हैं। तो वर्णों के कितने भेद आपको दिखेंगे? 2। वर्णों के कितने भेद हैं? 2, ठीक है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? वर्ण लिपियों की बात कर रहा है। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है, ठीक है। स्वर और व्यंजन मिला करके कुल कितनी है? 52 है, ठीक। ये देखिए इनका विभाजन भी दिया हुआ है, जैसे देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। देखिए स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ओ,
ठीक। व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या आप अब यहाँ 11 हो गए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी हो जाएंगी व्यंजनों की संख्या 41 होनी चाहिए। तो कौन कौन सी है, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 4, 29, रुकिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 4, 29, 4, 33। वे नीचे भी है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 जो हो जाएगा ये का से लेकर के पा वर्ग तक तो आपको पता ही है, ठीक है। 5 व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होता है चौथा, फिर उष्म व्यंजन होता है 4, ठीक। अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्म व्यंजन 4। अभी नीचे भी है देखिए। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे, 4, 2, 6, 2, 8, 8 ही हो गया तो 41 हो गए टोटल, ठीक है। 33 वहाँ थे और 8 ये 41, ठीक। संयुक्त व्यंजन आपके कितने हो गए, 4 हो गए। आयोग वाहक का 2 हो गया। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन क्या होता है, ये होते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, 2, ठीक। तो टोटल आपके कितने हो गए, 52। अब देखिए लीप चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोलते हैं और हिंदी में 52 वर्ण है, ठीक है। हिंदी में क्या है, 52 वर्ण है। तो अगर कभी आ जाएगा हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लेकिन आ जाएगा हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई जिनको आप लिख कर बता सकते हैं, तो क्या आ जाता है, वर्ण। ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब ये ना पूछा कि सुनने में या लिखने में, तो आप क्या बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे, क्योंकि ध्वनि सुनी जाती है, ठीक। लेकिन आ जाएगा ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला कितने हैं, 52 है, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण, ठीक है। यहाँ पे स्वर, अब यहाँ तक तो वर्णों के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो हिंदी स्वर के प्रकार, हिंदी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका ऑप्शन दिया कि क्या क्या दिया है, 2 दिया है, 13 दिया है, 11 दिया है, 3 दिया है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कितने होते हैं आपके, 3। हिंदी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3, ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है हरस स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, फिर होता है आपका प्लुत स्वर, ठीक। हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस स्वर कितने होते हैं, ये आपके 4 होते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, या इसको गुरु स्वर भी आप कहीं कहीं देखेंगे, तो ये आपके होते हैं 7। और प्लुत स्वर कितने होते हैं, 1 होता है, ठीक है। प्लुत स्वर कितने होते हैं, 1 होता है, ठीक है। और ये जो आप 7 देख रहे हो, ये आगे चल करके भी बढ़ता है, जिसमें एक होता है मूल दीर्घ स्वर, जिसको एक बोलते हैं क्या, मूल दीर्घ स्वर, और एक को बोलते हैं संयुक्त स्वर, जो मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है। किंतु उत्पत्ति के आधार पर, अगर उत्पत्ति के आधार पर अगर देखें स्वरों का प्रकार, तो कितना होता है, केवल 2 होते हैं, हरस और दीर्घ। तो मात्रा के आधार पे, ठीक है, स्वरों का अगर प्रकार देखेंगे तो वैसे व्याकरण मात्रा के आधार पर देखते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, हरस और दीर्घ और प्लुत। लेकिन अगर उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो केवल हरस दिखेगा और दीर्घ दिखेगा, ठीक है। चलिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या अभी आपने पढ़ा है कितनी है, 13, ठीक। कुल कितने स्वर हैं, 13। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, 13। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर हैं, ठीक। अब कहोगे कि ये तो 4, 7, 7, 4, 11, 1, 12 हो गया। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है। स्वरों के प्रकार कौन कौन से, हर स्वर में देखो कितने आते हैं, 4 होते हैं। मैंने बताया था आ ई उ री को हर स्वर कहते हैं, इनको मूल स्वर कहा जाता है, ठीक। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर आपके 3, हर स्वर आपके हो गया। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये तो भाई गजबे लिखा हुआ है, ठीक है। जो दीर्घ स्वर होते हैं वो आपके 7 होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा आपका होता है, आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, ठीक। ए होता है, ठीक है। ओ होता है और अ होता है। तो ये 2, 2, 4, 2, 6, ठीक। 2, 2, 4 ऊ हो गया, ये ए हो गया और ओ हो गया, ये 3, ये और 3 आ ई ऊ और एक ए होता है, सॉरी ये भी भूल गए थे।
ए होता है। तो ये आपके 7 हो गए, ठीक है। तो 7 होते हैं, इनके 7 होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ गलत लिखा हुआ है। और 2 या 2 से ज़्यादा स्वरों से मिल करके बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं, ए ऐ ओ औ। अच्छा, ये अलग कर दिया है, सॉरी, ये इसी में इंक्लूड होगा। तो 4 3 आपके कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ये इसने अलग से डिफाइन किया है, ठीक है, संयुक्त स्वर करके, कुछ भी मतलब छाप। तो अरे एक तरीका होता है बताने का। चलो देखो, यहाँ पे देखिए, ये 3 आपको तो दिख रहे हैं, ठीक, और प्लस 4 ये, तो यही पूरे हो गए आपके 7। यानी ये संयुक्त स्वर आपके दीर्घ स्वर में ही दिखेंगे, ठीक है। इसी को बाद में अलग से तोड़ करके बनाया जाता है। तो ये जो संयुक्त स्वर हैं ये आपको दीर्घ स्वर में भी दिखेंगे, ठीक है। तो 7 4 कितना हो गया? 11, और एक प्लस स्वर होता है, ठीक। तो इस तरह से आपके स्वरों की संख्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ओ, ए, री, आ। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो भाई इया क्यों होगा? री कह रहे हैं इया, इया क्यों होगा? इया नहीं होगा ना। तो इया क्या है? स्वर नहीं है। इया पंचमाक्षर और यह एक स्पर्श व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। यह चा वर्ग तालव्य का पंचम वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिक है। ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? ठीक है, ये भी पूछ लेता है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? ठीक है, अर्ध संवृत, विवृत, ठीक, या अर्ध संवृत, विवृत, या अर्ध विवृत या संवृत, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैसे हैं। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे संवृत। अब संवृत होता क्या है, ठीक है, देख लिया जाए। जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ठीक है, ई, ओ, ई, उ, तो इसमें दांत से क्या है आपका पूरा का पूरा जो है मुख द्वार बंद है, ठीक है। तो इसको कहते हैं संवृत स्वर। अर्ध संवृत कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए, ओ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अर्ध स्वर। तो इतना जान लेना, संवृत स्वर का मतलब है मुख द्वार पूरा बंद है, अर्ध संवृत का मतलब है मुख द्वार आधा खुला है, ठीक है। चलिए, री स्वर है। कैसा स्वर है री? री कैसा स्वर है? तो री कैसा स्वर है? हरस स्वर है, ठीक है। री हरस स्वर है। ये वे स्वर मूल या हरस या एक मात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, यानी वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। उच्चारण में इनमें कम समय लगता है, ठीक। जैसे आ, ई, उ, री, ये हरस स्वर होंगे, और आ, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ा और छोटा ए, ऐनक, ठीक है, ए और ओ और आ, ओ, ये आपका क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। कौन स्वर नहीं है ये पूछा है, कौन स्वर नहीं है? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आ आपका स्वर है, ऊ आपका स्वर है आपका स्वर है, बा आपका स्वर नहीं है, ठीक है। बा क्या है? एक स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। और इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? बा, बा होठ से ना, तो ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। इनमें से री क्या है? तो री आपको क्या दिखेगा? री आपका क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। कैसा स्वर है? हरस स्वर है, ठीक है। चलिए, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग, वृष्टि, रिपु, तो रिपु में तो नहीं हुआ है, ठीक है। क्रिया में भी नहीं हुआ है, वर्षा में भी वृष्टि, वृष्टि शायद ये री लगा है ना नीचे, तो वृष्टि होता है, ठीक है। उपयोग है री की मात्रा में वाले अन्य शब्द कौन कौन से? कृतज्ञ, जिसके भी नीचे जैसे कृतज्ञ ये लगा, ये वाला साइन, तो ये क्या हो जाएगा? उसका री का मात्रा हो जाएगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं, ठीक है, उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में सहायक स्वर कहते हैं, और इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। और हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। और सभी स्वर कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या आपकी कितनी है? 11 होती है, ठीक। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जिन वर्णों का
का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय में हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? बिना किसी सहायता से होता है। ठीक है। स्वर किसका भेद है? ठीक, स्वर किसका भेद है? तो स्वर आपका भेद है वर्ण का। स्वर किसका भेद है? वर्ण का। ठीक है, वर्ण का भेद है। अच्छा क्वेश्चन था ये। स्वर किसका भेद है? वर्ण का। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्थान बिना रोके, बिना बाधा कहते हैं। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर हम, ठीक है, आगे करेंगे। इसी तरह छोटे छोटे पार्ट में वीडियो आएंगे जिससे आपको जल्दी से बोरियत भी ना हो और ख़त्म हो जाए। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।